पब्लिक फाइनेंस का सेकेंड यूनिट चल रहा था, जिसमें हम देख रहे थे फेलियर के बारे में। फेलियर में भी बहुत सारे फेलियर देख लिए थे। पहला फेलियर था, मेरे दिमाग से उतर गया, नहीं, मार्केट पावर। मार्केट याद आ रहा था, पावर याद नहीं आ रहा था। पहला था मार्केट पावर, दूसरा एक्सटर्नैलिटीज, तीसरा पब्लिक गुड्स, तीनों डिस्कस कर चुके थे। और चौथा है इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन। तो इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन में क्या होता है कि या तो बायर या सेलर, किसी के पास इंफॉर्मेशन नहीं है पूरी, तो थोड़ा सा मार्केट से दूर भागने की कोशिश की जाती है। फिर इसका कुछ और टाइप्स देखे थे, जिसमें असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन के बारे में बात चल रही थी। असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन, सिमेट्रिक का मतलब मैंने बताया था। सिमेट्रिक क्या है? बिल्कुल बराबर, एक जैसा, सेम सेम, है ना। तो वो है क्या? वो सिमेट्रिक कहलाएगा। और असिमेट्रिक का मतलब है सेम ना होना, कोई ज़्यादा कोई कम। तो यहाँ पे बताया था कि बायर के पास बायर 4 यूनिट लेना चाह रहा है, सेलर के पास 4 यूनिट से ज़्यादा है। या ये सेलर है, सेलर 4 यूनिट सेल करना चाह रहा है, सप्लाई करना चाह रहा है, बायर 4 यूनिट से ज़्यादा मांग रहा है, ये असिमेट्रिक होता है। इसके बारे में और भी बातें लिखवा दी थी। इंफॉर्मेशन भी इसी चीज़ का पार्ट है। जैसे यहाँ मैं कहता हूँ कि बायर के पास किसी भी यूनिट के बारे में, किसी पॉइंट के बारे में 4 इन्फॉर्मेशन है, और सेलर के पास उससे ज़्यादा है, या सेलर के पास 4 है, बायर के पास उससे ज़्यादा है। ऐसा हो सकता है। कुछ हमने एग्जाम्पल देखे थे। आज हैंग करने लग गए, अभी थोड़ी देर पहले यही बात हो रही थी ना। एग्जाम्पल था लैंडलॉर्ड का, कि जो लैंडलॉर्ड है वो अपनी प्रॉपर्टी के बारे में टेनेंट से ज़्यादा जानता है या बायर से ज़्यादा जानता है। और वहीं अगर बायर के बारे में जाने तो पेमेंट की एबिलिटी को लेकर बायर वो से लैंडलॉर्ड से ज़्यादा जानता होगा, है ना। दोनों के पास इंफॉर्मेशन तो है, लेकिन कुछ मामलों में एक दूसरे से ज़्यादा है। अच्छा, तो ये कुल मिला के असिमेट्रिक इन्फॉर्मेशन जो होती है वो 2 तरह की देखने को मिलती है। एक है जिसमें हम कहते हैं एडवर्स सिलेक्शन, और दूसरा है वह है मोरल हजार्ड। इनके बारे में आप डिस्कशन कंटिन्यू करना है। अगले पेज पर देखते हैं इसे। एडवर्स सिलेक्शन और मोरल हजार्ड। एडवर्स सिलेक्शन का मतलब क्या है कि किसी पार्टी के पास 2 है ना, बायर सेलर, तो इनमें से किसी के पास भी, जिसके पास भी ज़्यादा इंफॉर्मेशन होगी, वो दूसरे के कम इंफॉर्मेशन रखने का फायदा उठा सकता है। लैंडलॉर्ड के पास ज़्यादा इंफॉर्मेशन है अपनी अपनी बिल्डिंग को लेकर, तो वो फायदा उठा सकता है ना फिर बायर का। नॉर्मली ऐसा होता भी है। दुकान में जाओ या कहीं कोई भी सामान लेने, खरीदने, बेचने जाओ, तुम देखो कि सामने वाले को इन्फॉर्मेशन कम थी, तुम्हें तो पता ही है इन्फॉर्मेशन तुम्हारे पास ज़्यादा है, तो तुम उसका फ़ायदा ही उठा लेते हो। जैसे राशन की दुकान पे जाओ, बड़ी वाली कोल्ड ड्रिंक खरीदने हैं, और उस पर एक बहुत वृद्ध पर्सन कोई बैठे हैं, अंकल जी चाहे आंटी जी, बहुत वृद्ध हैं,
अब उन्हें यही पता है कि वो बोतल पहले 80 रुपए की मिलती थी, और तुम्हें पता है कि इसका प्राइस अब अमेंड हो चुका है, चेंज हो चुका है, और 80 रुपए का ना बिककर ये 95 रुपए की मिलती है। अब ठीक है, उन्हें नहीं पता था नया प्राइस, उन्होंने 80 रुपए का बोला और तुमने 80 रुपए दे के भागाए। होता है ना कि अरे वाह मज़ा आ गया, उन्हें तो पता ही नहीं था कि 80 रुपए की, ये 95 रुपए की हो गई है। फ़ायदा उठा लिया जाता है इस तरह का, वो है एडवर्स सिलेक्शन। एडवर्स सिलेक्शन सही तो लिखा है मैंने? देखो, द पार्टी which has more information may take advantage of others' ignorance। ले सकता है ना एडवांटेज। मान लेते हैं कि यहाँ पर ज़्यादा इन्फॉर्मेशन किसके पास है, मोर इन्फॉर्मेशन किसके पास है, तो ये है कोई एक पर्सन है ए, उसके पास ज़्यादा इन्फॉर्मेशन है, और जो अदर पर्सन है इसको हम कह लें बी। नुकसान किसका होगा, ए का या बी का? बी का नुकसान होगा। तो लिखेंगे हेयर बी विल बी एट लॉस। बी जो है वो क्या होगा, लॉस में रहेगा। लॉस का मतलब एक्चुअल में उसे लॉस हो गया, हो सकता है, मतलब मेन मुद्दा ये है कि उसे कुछ ज़्यादा पता ही नहीं था, तो ऑब्वियसली उसका कहीं ना कहीं नुकसान हो सकता है। इस तरह का सब कहाँ देखने को मिलता है ज़्यादातर? ये तो दुकान वाली बात है, बाई चांस ही होता है ऐसा, वरना दुकानदार तुमसे ज़्यादा जानता है। हाँ लेकिन ट्रेडिंग, लेकिन वहाँ पर तो देखो ये है कि समझदारी सारी अपनी दिखानी है, वहाँ कोई तुम्हें इन्फॉर्मेशन दे थोड़ी रहा है। ट्रेडिंग भी हो सकता है, लेकिन वहाँ पर तब ट्रेडिंग होगा जब कोई तुम्हारे लिए एक सेलर हो, तुम किसी से खरीद रहे हो, तो वहाँ तो ऑनलाइन बैठ बैठ खरीद, वहाँ सारी इन्फॉर्मेशन सामने ही होते, वो तो तुमने इग्नोरेंस दिया है वो। हम्म बिल्कुल। एग्जाम्पल के लिए अब इंश्योरेंस, कस्टमर बातें छिपा लेता है, और कई बार कंपनियां भी छिपा देती है। कंपनियां या कंपनी को अपना इंश्योरेंस बेचना है, झूठ सच बोल के बेच देते हैं। हाँ लेकिन बिल्कुल। तो इससे क्या होगा, जब इस तरह का कुछ हरकतें देखने को मिलेंगी, लैक ऑफ इंफॉर्मेशन या कम इंफॉर्मेशन है, कोई दूसरा फायदा उठा रहा है, तो इस चीज के पीछे भागेंगे। जैसे इंश्योरेंस है, तो इंश्योरेंस करवाने भागेगा कोई? नहीं ना। भले ही इंश्योरेंस जरूरी हो, लेकिन उसे ये दिखाई देगा कि इसमें फ्रॉड है, तो कोई भागेगा करवाने? नहीं भागेगा।
और जब नहीं भागेगा या यूँ कह लो कि डिमांड नहीं होगी तो कहीं ना कहीं मार्केट फेलियर आ रहा होगा। क्लियर हो गया पॉइंट? अच्छा, अब दूसरा पॉइंट लिख लो। मोरल हजार्ड के बारे में। मोरल हजार्ड arises when there is externality मोरल हजार्ड तब अराइज होता है जब एक्सटर्नैलिटीज होती हैं। अब एक्सटर्नैलिटी क्या है वो तो तुम जानते ही हो। इट इज अबाउट द अपॉर्चुनिज्म। बहुत ध्यान से लिखिए स्पेलिंग मैंने। इट इज अबाउट अपॉर्चुनिज्म कैरेक्टरिस्टिक्स characterized by an informed person taking advantage of a less informed person to an unobserved action। कोई है जो समझ पाया कि क्या लिखा है? अनऑब्जर्व एक्शन का मतलब एक ऐसा एक्शन जो जरूरी नहीं है। मोरल हजार्ड अराइजेज व्हेन देयर इज एक्सटर्नैलिटी। कुछ बाह्यपन देखने को मिल रहा है अगर तो मोरल हजार्ड आता है। इट इज अबाउट अपॉर्चुनिज्म कैरेक्टराइज्ड बाय एन इन्फॉर्म्ड पर्सन्स टेकिंग एडवांटेज ऑफ अ लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन। इन्फॉर्म्ड पर्सन यानी कि जिसके पास इंफॉर्मेशन ज़्यादा है, तो वो पर्सन एडवांटेज ले रहा है लेस इन्फॉर्म्ड पर्सन का। हाँ, थ्रू एन अनऑब्जर्व्ड एक्शन, कोई एक ऐसा एक्शन करके जो जरूरी नहीं है। जैसे अब फैज है, इसने नई बाइक खरीदी, इंश्योरेंस करवा लिया, ठीक है, इंश्योरेंस करवाया, कैसा वाला? एकदम पूरा पक्का वाला इंश्योरेंस करवाया है। पक्का वाला इंश्योरेंस कहने का मतलब है कि फर्स्ट पार्टी नहीं, अगर इसके गाड़ी के बाइक के टंकी पे कहीं से हल्का सा कलर भी उतर गया किसी कारणवश, तो इंश्योरेंस कंपनी वाले मना नहीं करेंगे पेमेंट करने से। इसने मस्त एकदम बुलेट खरीदी है, चला रहा है,
अब क्योंकि बुलेट है, ऑब्वियसली थोड़ा सा अंदर से आ जाता है कि टशन तो दिखाना है। खूब मस्त चला रहे हैं, चलाते 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 कहीं जाके थोड़ा ध्यान जो है हरियाली पर है। हरियालियों पर ध्यान है। जब बाइक चल रही है तो काफी नजर, सारी नजरें इस तरफ है और इसकी नजरें काफी सारी जगहों पर है। अब करते ऐसा हुआ और इसको, इसके पीछे इसका एक दोस्त बैठा, उसने कहा भाई ड्राइविंग पे ध्यान दो। बोला अरे घबरा मत, एकदम फुल्ली इंश्योर्ड बाइक है। और चला रहे हैं जनाब 120 की स्पीड पर, आगे गए और कुछ इस तरह से कुछ मामला हुआ कि खुद तो बच गए लेकिन बाइक नहीं बची। अब बात यह है कि इंश्योरेंस वाले तो देंगे ही देंगे इंश्योरेंस, लेकिन दिक्कत यह है कि लापरवाही कर दी है ना। अच्छा, इंश्योरेंस वाले तो ये समझ के इंश्योरेंस कर रहे हैं कि हाँ ये अपना समझ के चला रहा होगा बाइक, है ना, तो पूरी तरह से केयर केयर रहेगा, केयर करेगा पूरी तरह से, ये सोच के उन्होंने इंश्योरेंस कर दिया। और ये जनाब उसका फ्री का माल समझ के और चलाए जा रहे हैं, सरकारी माल है, तोड़ो कुछ भी करो। तो इस तरह की जो ये बातें आती है, ये है मोरल हजार्ड। ठीक है। अब जब ऐसी एक्टिविटियां होंगी तो सप्लायर यानी कि वो इंश्योरेंस कंपनी लोगों का इंश्योरेंस करने के लिए आगे बढ़ेगी, है ना। तो सप्लाई कहीं ना कहीं डाउन होने लगेगी, और जब सप्लाई डाउन होगी तो मार्केट फेलियर आ जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो इसमें एग्जांपल के लिए क्या लिखोगे? रश ड्राइविंग। क्या लिख दिया ये मैंने? डाइविंग नहीं लिखना है, ड्राइविंग लिखना है। रैश ड्राइविंग, है ना। और किस केस में? कॉम्प्रिहेंसिव इंश्योरेंस पॉलिसी। बातें क्लियर है यहाँ तक? आगे बढ़ जाए। तो यहाँ पे बहुत सारी बातें हमें देखने को मिल गई, तो हमें क्या पता चलता है? 10 एसिमेट्रिक इंफॉर्मेशन लीड्स टू एलिमिनेशन ऑफ हाई क्वालिटी गुड्स फ्रॉम द मार्केट। इकोनॉमिक एजेंट्स end up either selecting substandard product
और leaving the market altogether. तो इससे क्या समझ में आया कि असिमेट्रिक इंफॉर्मेशन जो होती है इट लीड्स टू एलिमिनेट हाई क्वालिटी गुड्स। अब इस तरह की हरकतें करोगे तो हाई क्वालिटी गुड्स तो फिर मार्केट में नहीं आ पाएंगी, या गुड्स कह लो चाहे सर्विस कह लो, नहीं आ पाएंगी मार्केट में। और जब मार्केट में नहीं आएंगी तो क्या होगा, इकोनॉमिक एजेंट्स एंड अप आइदर सेलेक्टिंग सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट और लीविंग द मार्केट ऑल टुगेदर। इकोनॉमिक एजेंट का मतलब वो जिनके बेसिस पे इकोनॉमी चल रही है, प्रोड्यूसर हैं, तो वो क्या करेंगे, इस तरह के सब स्टैंडर्ड प्रोडक्ट्स पे काम करना कम कर देंगे, उन्हें सेलेक्ट ही नहीं करेंगे कि हम इन्हें बेचें, सप्लाई करें। या बायर, बड़े बड़े बायर डिमांड करने को नहीं चाहेंगे। जब ऐसा कुछ नहीं होगा, अच्छा, तो बात ये होगा कि वो मार्केट छोड़ छोड़ के जा रहे होंगे, और जाएंगे तो फिर मार्केट क्रैश हो जाएगा। ये वर्ड तो सुना ही होगा, मार्केट क्रैश हो जाना। तो ठीक है, इतना तो हो गया। अभी अगला है, एकदम स्टार्टिंग में देखोगे तो लिखवाया भी था कि चार तो सब कारण हैं फेलियर के, और उसके बाद आखिरी में बताया था कि इन फेलियर्स को ठीक करने के लिए गवर्नमेंट कुछ कदम उठाती है, उन कदमों को देखने। तो बड़ा सा एक हेडिंग डाल लेना, गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू मिनिमाइज मार्केट पावर। अभी तो मुद्दा मार्केट पावर का है, फिर हम आगे आगे देखेंगे कि गवर्नमेंट जो है एक्शनैलिटी में कैसे काम करती है, फिर देखेंगे और भी सारे जो स्टेप्स हैं, कैसे किस तरह से सब में गवर्नमेंट अपनी टांग अड़ा रही है कि उन मार्केट फेलियर से दूर हटा जा सके। तो लिखोगे मार्केट पावर को कंट्रोल करना, मतलब कि मोनोपोली ना बने, इस बात पे ध्यान रखने के लिए सरकार ने क्या करा, सरकार ने कंपटीशन एक्ट निकाला जो 2002 में आया। एज अमेंडेड बाय कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट 2007। सरकार ने कानून बनाया कंपटीशन एक्ट 2002, जिसे 2007 में अमेंड किया, चेंज किया गया था, तब इसे नाम दे दिया कंपटीशन अमेंडमेंट एक्ट। मतलब कंपटीशन एक्ट ही था, फिर भी तब भी ब्रैकेट डाल के दे दिया अमेंडमेंट, यानी कि यहाँ पर काफ़ी मेजर चेंजेस आए हैं। नहीं,
तो ये तो जरूरी है, हटा देंगे फिर तो सारे बादशाह बनने मिलेंगे। ऐसा ऐसी बात है कि क्या हमें इसे पढ़ना है? लॉ में पढ़ोगे, कानून है तो पढ़ोगे ही। और ये बिजनेस लॉ है, बिजनेस से रिलेटेड है ना, मतलब इंडस्ट्री से रिलेटेड है ये लॉ, पढ़ोगे ही, फाइनल में आके पढ़ोगे। इसके बाद अगला जो कदम उठाया सरकार ने, बिल्कुल पढ़ोगे, बस फाइनल में जाओ। लिबरलाइजेशन, सरकार ने मार्केट को लिबरल बनाया। समय समय पर आता गया है ये काम, ऐसा नहीं है कि सारे एक ही साथ किए गए हैं। मार्केट को लिबरल बनाया, ज़्यादा थोड़ा सहूलियत वाला बनाया। इसके बाद कंट्रोल ऑन मर्जर एंड एक्विजिशन, मर्जर एंड एक्विजिशन पे सरकार ने कंट्रोल किया। क्या होता है ये मर्जर एंड एक्विजिशन? मर्जर है मर जाना, ये कार्टेल जैसा होता है, कार्टेल जैसा। हाँ, दो या दो से मतलब दो तीन लोग, चार पांच फर्में जो आपस में मिल जाते तो मोनोपोली बना लेंगे ना फिर। हाल फिलहाल में वैसे बना तो नहीं है, लेकिन काम वही वाला हुआ है। जितने टेलीकॉम इंडस्ट्री वाले हैं, सिम वाले, सबने यही काम कर दिया, मिली जुली भगत बना के और प्राइस बढ़ा दिए सबके। खैर, तो सरकार ने इन्हें इस पर कंट्रोल करना शुरू किया। और क्या किया सरकार ने? प्राइस कैपिंग, प्राइस कैपिंग एंड प्राइस रेगुलेशन। प्राइस कैपिंग का मतलब कैप लगा देना, जैसे दिस इज द कैप, इसके अंदर प्राइस है, हैं? सपोज करो कि वो बढ़ता जा रहा है, प्राइस बढ़ता जा रहा है, मतलब बढ़ता जा रहा है, बढ़ता जा रहा है, मैंने ऊपर से लगा दिया, अब क्या होगा? बढ़ेगा। हाँ, तो प्राइस का एक अपना बाउंड्री डिसाइड करना कि इससे ज़्यादा कीमत नहीं होनी चाहिए गुड्स की, ऐसा कुछ बना के रख दिया। और प्राइस रेगुलेशन, रेगुलेशन का मतलब प्राइस डिसाइड करने वाला काम। मतलब प्राइवेट भी डिसाइड करे, लेकिन उसमें सरकार भी अपना रोल प्ले करेगी। बातें क्लियर हो रही है ना? इसके बाद पेट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशन, पेट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशन, पेट्रोनेज का मतलब होता है सहायता, सपोर्ट। इसका मतलब हो गया सपोर्ट। तो सरकार ने कंज्यूमर एसोसिएशन को सपोर्ट देने की बात कही। एसोसिएशन तो तुम पढ़ चुके हो, 12वीं में पढ़ा है कंज्यूमर एसोसिएशन। कंज्यूमर, अरे कंज्यूमरों का संगठन, आपस में ग्रुप बना लेना, और अगर कोई उनपे किसी भी उस ग्रुप में किसी मेंबर के साथ कोई मिसकंडक्ट होता है तो पूरा एसोसिएशन उसके खिलाफ आवाज उठाएगा। इसमें 12th में बिजनेस में लास्ट में चैप्टर नहीं पढ़ा हुआ? हाँ, वही है कि पेट्रोनेज टू कंज्यूमर एसोसिएशन, जो इस तरह के एसोसिएशंस बने, सरकार ने उन्हें और मदद करी
सपोर्ट देना शुरू किया कि तुम और आवाज़ उठाओ, तुम्हारे साथ जहाँ कोई गलत हो रही बात तुम तुरंत अपनी आवाज़ उठाओ, हम तुम्हारे साथ हैं। डन। अगली बात क्या हुई? रिडक्शन इन इंपोर्ट कंट्रोल्स। इंपोर्ट पे कंट्रोल थोड़ा बनाने की बात है, हैं? ज़्यादा बाहर से मंगाएंगे अगर, तो क्या है कि हम दूसरों पे डिपेंडेंट हैं, तो यहाँ मोनोपोली नहीं बन पाएगी ना। अगर बाहर से मंगाएंगे ही नहीं तो यहीं भारत में बैठा कोई एक बादशाह बन जाएगा, क्योंकि उसे पता है कि ये प्रोडक्ट भारत में तो केवल मैं ही बनाता हूँ, भारत के बाहर और लोग बनाते हैं लेकिन उनसे इंपोर्ट पे कंट्रोल आ गया है। कंट्रोल मतलब बंदिशें आ गई हैं, तो वो भारत में आएंगी नहीं, तो मजबूरन सबको मेरे पास आना पड़ेगा। ठीक है, तो वो जो कंट्रोल था वो रिड्यूस कर दिया ताकि बाहर से भी लोग आए। यहाँ तक कोई दिक्कत तो नहीं आई? और ये होता भी है, ऐसा कई बार हो जाता है कि जैसे सरकार ने कोई चीज़ बाहर से लानी बंद करवा दी या उस पर ज़्यादा ही रिस्ट्रिक्शंस लगवा दिए, तो पब्लिक फिर से बाहर से नहीं मंगाएंगी क्योंकि दिक्कतें ज़्यादा हैं। तो देखेंगे हमारे देश में कौन कहीं मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखा कि अच्छा एक बायर है, एक सेलर है जो दे रहा है, प्रोड्यूसर है वो दे रहा है, उसी से लेने लगेंगे, उसकी डिमांड बढ़ जाएगी। डिमांड नहीं, फिर उसकी कॉलर चौड़े हो जाएंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी, जो मर्जी वो प्राइस मांग लेगा, फिर मोनोपोली बन जाएगी। और यही तो नहीं चाहती सरकार। समझ में आ गया? अगला आता है नेशनलाइजेशन। नेशनलाइजेशन मतलब राष्ट्रीयकरण, देश के कोने कोने तक। जैसे कोई प्रोड्यूसर वो एक ही जगह पर अगर काम कर रहा है और वो चीज़ कहीं और हो नहीं सकती है, तो फिर तो मोनोपोली बनी जाएगी। अगर वही नेशनलाइज कर दिया जाए तो वो फिर देश के कोने कोने तक आराम से पहुंचेगा, है, मोनोपोली नहीं रह पाएगी। अच्छा, इतना कोशिश करने के बावजूद अच्छा क्या लगता है कि सरकार इस सब में सफलता प्राप्त कर लेती है? तो लिखो, however sometimes government give patents and copyrights। इतना सब करने के बावजूद सरकार को पेटेंट या कॉपीराइट देना पड़ जाता है जिससे सामने वाले को मोनोपोली का अधिकार मिल जाए। प्रोटेक्ट मोनोपोली पोजीशन ऑफ अ फर्म। सरकार खूब कोशिश करती है कि मोनोपोली ना बने ना बने ना बने ना बने, लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी आ ही जाती हैं जिसमें सरकार को मोनोपोली देनी पड़ जाती है, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, है ना।
तो ये था मार्केट पावर को कंट्रोल करने के तरीके, सरकार किस तरह से इन पे अपनी बंदिशें बना रही है, मोनोपोली कंट्रोल करने के क्या क्या तरीके अपना रही है सरकार। अभी अगले के लिए बात करें। अगला लिखोगे गवर्नमेंट इंटरवेंशन टू करेक्ट एक्सटर्नैलिटीज। अब एक्सटर्नैलिटीज को भी करेक्ट करना है तो क्या करना होगा। एक्सटर्नैलिटीज में हमने देखा दो तरह की होती हैं, एक्सटर्नैलिटी पॉजिटिव नेगेटिव। किसको ज़्यादा ठीक करने की ज़रूरत है, नेगेटिव वाले को, है ना। तो नेगेटिव वाले के लिए देखेंगे हम। एक्सटर्नैलिटीज दो तरह की हमें देखने को मिल जाएंगी। दोनों के बारे में देखेंगे। तो पहले हैं रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज। रिड्यूस इफेक्ट ऑफ नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज, तो नेगेटिव आ गया इसमें। और वहीं दूसरी तरफ बात करेंगे तो प्रमोट पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज। पॉजिटिव वाले को तो प्रमोट किया जाएगा। चलो पहले नेगेटिव को देखते हैं। नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने दो तरीके चलाए, एक डायरेक्ट मेथड चला दिया और एक मार्केट मेथड चला दिया। तो पहले डायरेक्ट को देखते हैं। डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट कंट्रोल में इसे कहते हैं कमांड सॉल्यूशन। इसका मतलब है कि बोला और हो गया, कोई कमांड दी और जैसा बोला जा रहा है वैसे हो रहा है, दिस इज डायरेक्ट कंट्रोल। सरकार ने क्या करा डायरेक्टली, फिक्स फिक्स एमिशन ऑफ फिक्स एमिशन ऑफ पॉल्यू, बार बार गलत क्यों लिख रहा हूँ मैं, पॉल्यूटेंट्स। पॉल्यूटेंट्स का एमिशन फिक्स करा, मतलब इतने से ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकते हो तुम, उससे ज़्यादा हुआ तो पेनाल्टीज
और एक्सीडिंग लिमिट्स, उससे ज़्यादा पॉल्यूशन हुआ तो पेनल्टी भरनी पड़ेगी। दूसरा काम, लाइसेंसिंग कर दी। हम्म नेगेटिव एक्सपीरियंस को रोका जा रहा है। हम्म लाइसेंस क्लाइंट मना कर देता है, लाइसेंस उनकी इनकम हो रही है। लाइसेंस बना डाल वाला कंडीशन डाल देने से होगा ये कि हर कोई नहीं एंटर हो पाएगा ना इंडस्ट्री में। अमीर लोग नहीं, जो वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा वो आ जाएगा। और जब वो क्राइटेरिया फुलफिल करेगा तो थोड़ा सा भीड़ कम रहेगी। भीड़ कम होगी तो नेगेटिव फिर भी रहेंगे लेकिन कम रहेंगे। हम्म अब इसके आगे देखें। और भी हैं, बहुत सारे हैं, तो कुछ और देख लेते हैं। प्रोहिबिशन ऑन यूज एंड सेल ऑफ मैनी कमोडिटीज़। बहुत सारी कमोडिटीज़ का इस्तेमाल और उसका सेल प्रोहिबिट कर दिया गया। प्रोहिबिट का मतलब रोक लगा दी गई। जैसे उन सबसे एक्सटर्नैलिटीज़ फैलती हैं। ड्रग्स, स्मोकिंग है। हाँ, फिर स्मोकिंग एज completely banned in many public places। वो प्राइवेट प्लेस है। ठीक है, और भी जैसे एडवर्टाइजमेंट वगैरह पे हैं, पैकेजिंग वगैरह पे लिखवा देना कि दिस इज इंजूरियस टू हेल्थ। तंबाकू के पीछे देखा होगा ना, एकदम भयंकर सी फोटो बनी होती है। इंटरव्यू देता है तो कैंसर होता है वही खाएंगे, इसमें लिखा वो नहीं खाते हम। हम्म, वो सत्यता का प्रतीक है। जिस पे कैंसर नहीं लिखा वो असली माल नहीं है वो। हाँ। खैर, तो इस तरह की बहुत सारी बातें हो सकती हैं, तो मैं इसको ऐसे ही लिख दे रहा हूँ एटसेट्रा। थोड़ा सा और आगे बढ़ जाए इसमें। डायरेक्ट वाला हो गया, आगे भी इसको कवर करते हैं। नंबर दूसरा, मार्केट बेस्ड पॉलिसीज।
नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ को ख़त्म करने के लिए मार्केट बेस्ड पॉलिसियां भी बनाई गई जो सरकार बनाती है। क्या क्या है इसमें, लिखो पहले छोटा सा इसका। एनवायरमेंटल टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड। ये कैप एंड ट्रेड एक वर्ड है, मतलब एक साथ ही इंक्लूड यूज़ किया जाता है। तो एनवायरमेंटल टैक्सेस एंड कैप एंड ट्रेड, ये तरीका अपनाया गया मार्केट बेस्ड पॉलिसी को ख़त्म करने का, मतलब एक मार्केट बेस्ड पॉलिसी के बेसिस पे एक्सटर्नैलिटीज़ को ख़त्म करने का। दैट इज setting prices directly through pollution tax or setting price indirectly through cap and trade। तो क्या क्या किया, एनवायरमेंटल टैक्स लगा दिए, कैप एंड ट्रेड किया, तो इन सब से होगा क्या, प्राइस डिसाइड होने लग गया। सेटिंग प्राइस डायरेक्टली थ्रू पॉल्यूशन टैक्स और सेटिंग प्राइस इनडायरेक्टली थ्रू कैप एंड ट्रेड। तो यहाँ पर दो बातें आ गई ना, तो प्राइस सेट कर रहे हैं डायरेक्टली थ्रू पॉल्यूशन टैक्स और प्राइस इनडायरेक्टली कर रहे हैं डिसाइड कैप एंड ट्रेड। पॉल्यूशन टैक्स का मतलब क्या है, पॉल्यूशन टैक्स का मतलब है कि आप जैसे पीयूसी करवाते हैं ना, गाड़ियों का पीयूसी करवाया जाता है, पॉल्यूशन अंडर कंट्रोल। और अगर ज़्यादा पॉल्यूशन कर रहा है तो उसका फिर उस पर टैक्स ज़्यादा लग जाता है हैं। और फिर कई बार होता है सप्लायर उस टैक्स को प्रोडक्ट की कॉस्ट में जोड़ के और फिर बेचता है, और नहीं बेचेगा अगर तो अपनी जेब से भरना पड़ेगा। ये है अब इन सब से क्या होगा, कीमत चाहे फ्लक्चुएट होगी, थोड़ा मार्केट में उथल पुथल आएगा। मार्केट फेलियर को रोकना है, सप्लाई जो है कि डिमांड बहुत ज़्यादा हो रही है, सप्लाई कम है, मार्केट फेल हो रहा है, तो टैक्स बढ़ा देंगे। टैक्स बढ़ा देंगे तो लोग अपने आप ही डिमांड कम कर देंगे। खैर ये सारी बातें तो हैं ही। अच्छा, आगे जो इसमें इम्पोर्टेंट बात है वो लिखनी है कि ये जो मार्केट बेस्ड पॉलिसी है ये बताया किसने, बताने वाला कौन, AC पिगौ। ठीक है, घूम फिर के आ गया, AC पिगौ, इसने ये थ्योरी दी। ये डिमांड के लिए था ना, डिमांड बता रहा था ये मार्केट को लेकर। और एक बार मनी की डिमांड में भी आया था, मनी की डिमांड में आ गया था। तो AC पिगौ ने क्या कहा कि एक टैक्स लगाओ, तो उस टैक्स का नाम बोला पिगौवियन टैक्स।
पिगोवियन टैक्स। अब इस टैक्स की जो बातें हैं वो तीन बातें हैं। पहली बात, इट इज डिफिकल्ट टू डिटरमाइन। ये पॉल्यूशन वाला टैक्स है ना, तो पिगौ ने बोला कि भाई ये वाला टैक्स डिटरमाइन करना बड़ा डिफिकल्ट है कि कितना लगना चाहिए, लेकिन लगना जरूर चाहिए। और दूसरी बात क्या बोला कि इफ डिमांड इज इन इलास्टिक, इन इलास्टिक हो अगर, देन these taxes may not be effective। पॉल्यूशन टैक्स लगाओ कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अगर डिमांड ही इन इलास्टिक है, इन इलास्टिक का मतलब कीमत कुछ भी कर दो, कम कर दो, ज़्यादा कर दो, जितने यूनिट डिमांड हो रही थी उतनी ही होगी, तो ऐसे में ये वाला टैक्स इफेक्टिव रहेगा नहीं। और तीसरी बात जो इसने बोली वो ये है कि एडवर्स, हमें जो है एडवर्स इफेक्ट देखने को मिलेगा, एडवर्स इफेक्ट ऑन एम्प्लॉयमेंट। अब क्योंकि ये टैक्स बढ़ेगा, मान लो ये टैक्स लगेगा तो कीमत बढ़ेगी, कीमत बढ़ेगी तो पब्लिक डिमांड नहीं करेगी, डिमांड नहीं करेगी तो थोड़ा सा मार्केट डाउन होगा, मार्केट डाउन होगा तो जिससे अनएम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो जाएगा। क्लियर? ये हो गया टैक्स के बारे में। एक एनवायरमेंटल टैक्स हो गया ना, पॉल्यूशन टैक्स। यहाँ से अभी हम ये एनवायरमेंटल टैक्स के बारे में पढ़ रहे थे, यहाँ पे कहीं लिख लेते हैं, लिखा नहीं है। ठीक, अच्छा, और दूसरा था कैप एंड ट्रेड। कैप का मतलब तो पहले ही बताया, लिमिट लगा देना। कैप एंड ट्रेड, लिमिट लगा देते हैं। कैप का मतलब हो गया कैपिंग करना, लिमिट लगा देना, है ना। और ट्रेड का मतलब क्या है? बाय एंड सेल, बाय एंड सेल। अब यहां पर किस पे लिमिट लगा रहे हैं? नहीं, पॉल्यूशन पर। तो उसमें तो बोला कि टैक्स लगाओ पॉल्यूशन पे, यहाँ बोला पॉल्यूशन पे ही लिमिट लगाओ, इससे ज़्यादा पॉल्यूशन नहीं कर सकते।
तो इस पे लिखा जाए कैप एंड ट्रेड का मतलब पूरा एक साथ ही है ना। बाय एंड सेल पे क्या करना, लिमिट लगा देना। तो क्या करा कि टोटल पॉल्यूशन अलाउड टू बी एमिटेड ड्यूरिंग ईच पीरियड। हर बार कितना पॉल्यूशन तुम फैला सकते हो उसकी एक लिमिट दे दी गई। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि पॉल्यूशन नहीं करोगे और प्रोडक्शन करोगे पॉसिबल हो जाएगा। भाई प्रोडक्शन करना है, इकोनॉमी को चलाना है, तो पॉल्यूशन तो होगा ही। लेकिन बस ये है कि तुम जानवर ना बन जाओ, एक्सेस काम ना करो, इसलिए लिमिट डाल दी गई है। दूसरी बात, कॉन्सेप्ट ऑफ परमिट concept of permits and concept of कार्बन क्रेडिट सरकार ने दिया। क्या दिया, एक तो कॉन्सेप्ट ऑफ परमिट दिया, बाय परमिट किसका, बाय का, सेल का है, एंड कॉन्सेप्ट ऑफ क्रेडिट, कार्बन क्रेडिट। इसमें परमिट में लिख लेना कहीं पर ऐसे एरो डाल के, बाय और सेल। परमिट का मतलब परमिट में क्या देखना हमें, बाय और सेल का परमिट। और कार्बन क्रेडिट, मुद्दा तो ये है कार्बन क्रेडिट क्या है। कार्बन क्रेडिट, तो कार्बन को हम बहुत छोटी भाषा में समझ सकते हैं। कार्बन क्या है, पॉल्यूशन। कार्बन क्या है, पॉल्यूशन है। तो सपोज करो कि सरकार ने बहुत सारी फैक्ट्रियां हैं, एक फैक्ट्री ये है, एक फैक्ट्री ये है, सब में काम चल रहा है। सरकार ने परमिशन दी है, क्या परमिशन दी है कि जो तुम मुझसे परमिशन लो पॉल्यूशन खरीदने का, तो कितना ले सकते हो। मतलब पॉल्यूशन, सरकार पॉल्यूशन बेच रही है यहाँ, ध्यान रखना। ये बाय एंड सेल लिखा है ना, हाँ ये पॉल्यूशन के लिए है। मतलब ये कंपनी, ये फैक्ट्री है, इस फैक्ट्री को इसने परमिशन लिया कि मैं तुमसे 100 यूनिट खरीदता हूँ पॉल्यूशन, यानी ये फैक्ट्री कितना पॉल्यूशन फैला सकती है, 100 यूनिट। अब यूनिट में कुछ भी हो सकता है, गैस को पास्कल में किस में नापते हैं, अरे वो कौन सा इंडेक्स चल रहा था पॉल्यूशन वाला, अभी दिल्ली वाला चल रहा था ना, दिमाग से उतर जाती चीज़ें एंड टाइम पर। जो भी हो छोड़ो, तो जिस भी यूनिट में नापते हो, तो इस फैक्ट्री ने सबको 100-100 यूनिट का उसने परमिशन दे दिया सरकार ने। हाँ एपीआई, वो तो इंडेक्स है ना, तो पॉल्यूशन उसमें नापा जा रहा है। तो इसको, इस फैक्ट्री को परमिशन दिया कि ये
कितना धुआं कर सकता है? 100 यूनिट तक। इसको भी 100 के लिए ही परमिशन दी है, लेकिन इसने कर दिया है 120 यूनिट्स। इसको भी 100 के लिए परमिशन दी है, और इसने किया 75 यूनिट्स। चलो, जिसको 100 दिया है 100 कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। जिसको 100 दिया है वो 120 यूनिट का पॉल्यूशन कर रहा है, तो फिर सरकार इससे एक्स्ट्रा चार्ज लगाएगी, टैक्स लगाएगी। एक वो जिसने को परमिशन 75 यूनिट की थी, सॉरी 100 यूनिट की थी, उसने प्रोड्यूस करा है 75 यूनिट। अब इसका क्या होगा? इसको 75 किस क्या बेचेगा? 25 यूनिट इसका बचा हुआ है ना अभी, तो 25 यूनिट का सरकार इसको क्रेडिट दे देगी कि तुम अगली बार, हाँ, अगली बार इसे इस्तेमाल कर लेना एक्स्ट्रा, मतलब 125 तक तुम इस्तेमाल कर सकते हो। जैसे रिचार्ज होता था पहले, अब तो नहीं होता, अब तो सीधे अनलिमिटेड ही मिलता है। पहले रुपये वाला हिसाब होता था कि 100 रुपये का 1 महीने का रिचार्ज करो, महीना ख़त्म हो गया, आपके अकाउंट में पैसे बचे हुए हैं, कोई बात नहीं, इसे अगले रिचार्ज में क्लब कर दिया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। डाटा भी ऐसा ही होता था, बीच में आया था ना, डाटा भी जुड़ जाता था अगले उसमें, पॉलिसियाँ प्लान अलग अलग आते थे ऐसे। तो 25 यूनिट नहीं इस्तेमाल किया, कोई बात नहीं, अगली बार इस्तेमाल कर लेना। और एक ऑप्शन और दे दिया। क्या ऑप्शन दिया? कि ये 25 यूनिट अगर तुम चाहो, सरकार परमिट दे रही है, बेच दो। है, यह है परमिट सेल। और ये जो खरीदे थे ये सारे क्या कहला रहा है? परमिट बाय। भाई परमिशन तो 100 की ली थी, अब किसी का ज़्यादा हो गया कोई बात नहीं, लेकिन अगर किसी का कम है तो उसके पास चांस है वो आगे किसी को बेच दे। इतना अच्छा प्लान दिया ना, थोड़ा कंट्रोल में रहेंगे कि नहीं रहेंगे? तो अगले पॉइंट लिखें। ट्रेडेबल परमिट्स have been used since 1980s in US। यूएस में ये आज से 44 साल पहले स्टार्ट हो चुका है। भारत में अभी इस पे विचार चल रहा है। इन इंडिया, इंडिया में क्या चल रहा है? नहीं, इंडिया में स्मोक चल रहा है अब। तो दिल्ली इंडिया में नहीं है क्या? कहीं भी जाएंगे ना तो इंडिया को दिल्ली के नाम से ही जानेंगे। सबको। अरे तो देखो, इंडिया में कुछ प्रोग्राम हैं, जैसे परफॉर्म एक्ट, परफॉर्म, अचीव,
एंड ट्रेड, ठीक है, PAT, परफॉर्म, अचीव एंड ट्रेड नाम के इस तरह की जो है पॉलिसियां चल रही हैं। और एक और है RPO, रिन्यूएबल परचेज ऑब्लिगेशन, फिर REC, रिन्यूएबल एनर्जी सर्टिफिकेट, और एनर्जी कंजर्वेशन, ठीक है, अमेंडमेंट बिल 2022। हो गया। तो ये है नेगेटिव वाले, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटी को ठीक करने के लिए क्या किया गया, सरकार ने क्या करा, क्या क्या लोगों ने बताया है, दूसरा देश क्या कर रहा है, इतना हो गया। अब पॉजिटिव वाले के लिए, पॉजिटिव में तो सरकार को कोई खास एक्शन लेना नहीं है और बढ़ावा देना है, उसको अगली क्लास में देखेंगे और कोशिश करेंगे कि ख़त्म हो जाए।